स्वागत है आप सबका। 2024 के चुनाव को लेकर हो रही है चर्चा। स्टूडियो में हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है और मेहमानों का परिचय आपसे एक बार फिर कराते हैं। अजय आलोक जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, और यूपी को घूम घूम कर जान चुके हमारे साथ शांतनु गुप्ता वो शख्स है जिन्होंने योगी जी के ऊपर 3 किताबें भी लिखी हुई हैं। अब इस राउंड में आपके पास में आऊं उससे पहले कुछ सवाल हैं आप ही लोगों से। तो पहले हम आज की जनता जो स्टूडियो में मौजूद है उनके सवालों का एक दौर करते हैं। मैडम आपके पास सवाल है, किन से? मुझे विपक्ष से सवाल है। नमस्कार। विपक्ष भी तरह तरह का है, बताइए। हाँ, दोनों से, जो विपक्ष है, एक पक्ष है एक विपक्ष है। बोलिए। मेरा सवाल ये कि सर आपने जैसे बोला कि 80 सीट्स समाजवादी पार्टी कवर कर लेगी, बीजेपी नहीं आएगी, बट अभी जो हम इंटरनेशनल लेवल पे हम इमेज देखते हैं मोदी जी की कि एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज मोदी जी एंड इंडिया एज वेल, उस केस में आपको नहीं लगता कि यूपी की जो जनता है वो भी उससे इन्फ्लुएंस होगी? तो आप कैसे उस सीट को आप 80 कैसे कवर कर पाएंगे? धन्यवाद जी। कौन देगा? मैं दूं जवाब? आप दीजिए, आपसे दावा आपका ही था। एक तो बहन जी ने जो सवाल पूछा, सवाल एकदम उनका अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अगर चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है तो जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है। लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों के ऊपर होना चाहिए, उनकी उपलब्धियाँ देखनी चाहिए सरकार की, कि माननीय मोदी जी जब 2014 में आए थे उन्होंने हमसे क्या क्या वादे किए थे और उनमें से कितने पूरे हुए हैं, और क्या क्या नुकसान इस सरकार ने किए हैं, क्या क्या फ़ायदे किए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। जैसे अभी शांतनु गुप्ता जी, थोड़ा सा और जोड़ दूं सौरभ जी, इजाजत हो तो? आगे सवाल और ले लेंगे हम। चलो ठीक है, इतना पूछ लेता हूं, मोदी जी ने नुकसान किया या फायदा किया देश का? देश का तो फायदा किया, और इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो अभी तक आई थिंक राजीव गांधी जी के बाद मोदी जी आए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुए हैं। ठीक है, आपका दावा है 2006 काम से ही बनती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पर वोट देंगे। बस एक 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी ने जो जो भाषण में वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक, पहला वादा था काला धन लेके आऊंगा वापिस। इनसे पूछ लिया ना कि बताना चाहिए नहीं, उसका बहन को हो सकता अखबार न पढ़ रही हो आजकल तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम बताएं। दिन भर आप लोग इल्जाम हम पे लगाते हैं, क्या क्या नाम हमको बुलाते हैं। नहीं, हम तो आरोप और फिर आप कह रहे हैं कि लोगों को कुछ पता भी नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे नहीं गिन सकते आप। और कोई जी पूछिए। नमस्कार भाटी साहब, आपने अभी बोला कि जो मुद्दों को देख करके और चेहरे को देख करके नहीं वोट देना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है, खासकर विपक्ष वालों से, कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भारत की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो बनी है, उसमें यदि हम थोड़ा सा निस्वार्थ हो जाएं, और जैसा कि अमेरिका में अभी मोदी जी को आमंत्रित किया जाएगा, और हम छवि देख रहे हैं इकोनॉमिकली इंडिया इंग्लैंड से भी आगे होने जा रहा है और लगभग हो गया हो, उसको देखते हुए अगर आप निजी स्वार्थों को छोड़ दें तो ये देश के लिए हितकर नहीं है क्या? तो आप क्या चाहते हैं, ये चुनाव लड़ना छोड़ दें? नहीं, ये सच के साथ अच्छा ठीक है जी। पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा था जो आपने बोला। आपने कहा कि चेहरे और मुद्दों को छोड़ गए, मैंने कहा चेहरे पे नहीं मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। अच्छा, नंबर एक बात। दूसरे, अगर आप चाहते हैं कि दलगत बात ना करें तो देश के संविधान में चेंज कराइए। देश के संविधान ने हमें एक चुनाव आयोग दिया जिसमें पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं, और अपनी अपनी पार्टी की बात हमें करनी पड़ेगी लोकतंत्र में। बोलिए। देखिए, दो बातें। पहले तो हम अपने आलोक भाई का एक जवाब दे देना चाहते हैं, साथ में आपका भी। परिवारवाद की बात इन्होंने की है कि इनके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। आप जिस कंस्टिट्यूएंसी में बैठे हैं नोएडा में, कौन है यहाँ का एमएलए? जरा नाम बताइए आप लोग, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा। यदि आप नहीं जानते हैं नाम तो मैं मानता हूं कि आप लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कौन है एमएलए आपका? यहाँ का एमएलए कौन है? एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब ये लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अखिलेश यादव, पंकज सिंह, अभी बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। पंकज सिंह है। पंकज सिंह किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे हैं ना। ये धर्मेंद्र प्रधान किनके बेटे हैं? अनुराग ठाकुर किनके बेटे हैं? ऐसे सैकड़ों लिस्ट है। और वो तो छोड़िए, जिस गांधी परिवार पर आप प्रश्न लगाते हैं, शर्म करनी चाहिए भाजपा वालों को। मेनका गांधी उसी गांधी परिवार की हैं जिनको रखे हुए हैं। वरुण गांधी उसी परिवार के हैं, उनको आप रखे हुए हैं अपने साथ। फिर आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? आपने नहीं रखा उनको। मैं कह रहा हूं क्या प्रश्न कर रहे हैं? परिवारवाद की बात मैंने कही, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सच में ये तो एकदम संत हैं। अडानी जी का 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, कैसे देश के सिक्योरिटी चैन में लग रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई सीबीआई नहीं जा रही है। अंतिम बात जस्ट, और मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत शर्मा बिस्वा जब इनके यहाँ चले जाते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं, क्योंकि वो तो भाजपा में चले गए। भाजपा में तो एक
वो है ना पानी ऐसी है कि वहां पे वॉशिंग जाता है, मशीन है वॉशिंग इनके मशीन पास। है। जी ठीक। अब आपकी बात का जवाब ये देते हैं, फिर मैं फिर जनता के पास आता हूं। राहुल जी, गांधी के एक बार बारे आलोक में जी 10 सेकंड सिर्फ लंबा हो जाता है सर, नहीं, लंबा ये नहीं, बहुत 10 सारे सेकंड, विषय एक साथ इकट्ठे सिर्फ हो 10 जाते हैं। सेकंड हाँ। विचारधारा की बात की है। अरे भाई आरएसएस जब इन पर प्रश्न लगा रहा है, आरएसएस घबरा रहा है इनके विचारधारा से, इतनी स्ट्रांग विचारधारा है, हम पे क्या प्रश्न लगा रहा है? आरएसएस घबरा रहा है जिस मतलब? विचारधारा से आप हैं, आरएसएस खुद अपने प्रश्न कर रहा है कि भैया आगे आप लड़खड़ाने जा रहे हो। तो जब आरएसएस इनकी ही विचारधारा इनको आरएसएस मान ने रही है, लिखा था कि तो केवल कांग्रेस की बात नरेंद्र को छोड़ मोदी जी दीजिए। का चेहरा दिखा करके उनके करिश्मे पर आप हर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने स्टेट इलेक्शंस के लिए कहा था कि आपके पास स्थानीय नेता भी होने चाहिए और स्थानीय स्तर पर काम भी होना चाहिए। बोलिए अजय जी। परिवारवाद का डेफिनेशन इनको नहीं पता है। हम परिवारवाद किसको कहते हैं? हमको पता है कि अखिलेश यादव की पार्टी में आज से 30 साल के बाद उनका अध्यक्ष कौन होगा, तो उनकी बेटी होगी। मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में हाईकमान राहुल प्रियंका के बाद कौन होगा, तो प्रियंका, अगर राहुल गांधी ने शादी कर ली, कोई बच्चा हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्रियंका का बेटा बनेगा। परिवारवाद ये फैक्ट है। कोशिश करो और कराओ जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की बात हो तो वो इसी परिवार का होगा, वो होता है परिवारवाद। बाप बेटा अगर राजनीति में है तो वो परिवारवाद नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। हर पार्टी में आपको बाप बेटे मिल जाएंगे। अब मैं राजनीति में हूं, मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है, हो सकता है मेरा पुत्र राजनीति में आया तो परिवारवाद हो गया। परिवारवाद मतलब पार्टी का अगला अध्यक्ष। परिवारवाद नहीं माना आप लोग जाएगा। परिवारवाद को इतना बड़ा आरोप बताते हैं और लगाते हैं, ये हम जनता से पूछते हैं, इस लोगों को फर्क पड़ता है इससे कि ये परिवारवादी पार्टी है या नहीं है, या ये अपने मन से दल बनाए? लोगों के बीच इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को जो आदमी काम करे, अब वो परिवार से आ रहा है चाहे कैसे आ रहा है। देखिए वही बात मैं कह रहा हूं कि परिवार से लोगों को तब फर्क पड़ता है जब परिवार जुड़ जाता है करप्शन से, तब लोगों को फर्क पड़ता है। और हमारे यहां परिवारवाद इज इक्वल टू करप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अडानी डायरेक्टली एक मिनट, अडानी की बात करते हैं ये। अरे आ जाइए, अपने 25,000 स्टेट में बुला के अडानी को काम देते हैं। राजस्थान हो जाए चाहे छत्तीसगढ़ हो और कौन था मैडम? ठीक है, मैं बता रही हूँ, हमारे योगी जी और मोदी जी जो है भाजपा सरकार, वो कभी भी जातिवाद परिवारवाद इस तरह की बातें नहीं करते। सबके लिए वैक्सीन दिया उन्होंने, गरीब हो अमीर हो किसी भी जात का हो, सबको वैक्सीन लगी। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सबको नहीं लगी, ऐसा तो नहीं है। उज्ज्वला गैस की जो योजना है सबको लाभ मिली, ऐसा तो नहीं है कि वो जाके पूछते हैं वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, अपने परिवार का है। किसी को भी कहीं भी प्रधानमंत्री के जो आवास योजना है उसकी भी लाभ सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि जातिवाद है परिवारवाद है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं किए, बहुत काम कर रहे हैं। सौरभ भाई जनता की राय थी, जनता की राय थी। भाजपा की प्रवक्ता जो यहाँ बोलते हैं उनको बेचारी वो भी दिन रात सुन ली है। अब ये गलत बात है, सुनिए गलत बात है। सुनिए उज्ज्वला पूरा देश देख, ये अहंकार है। आप उज्ज्वला का क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? उज्ज्वला का क्या हाल है? एक सिलेंडर दिया, जी मेरी बात सुनिए, सिलेंडर दिया। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये स्टूडियो में जो 50 लोगों को आप बैठा लेते हैं ना, क्या ये प्रोजेक्टेड 50 लोगों को जो आप बैठा लेते हैं, आपको पता नहीं है होता है। आपको इनका एड्रेस मालूम है? तभी देश रिपोर्ट कर रहा है। जवाब हो आपके पास किसी सवाल का तो आप का जवाब, और ऐसे किसी के ऊपर सीधा आरोप मत लगाइए। प्रोजेक्टेड लोग, प्रोजेक्टेड लोग कहां से इनका आधार कार्ड देख करके बुलाया गया इन लोगों को हमने? ये आरोप नहीं सहन किया जाएगा उपाध्याय जी आपका। उज्ज्वला का आपके पास जवाब है तो दीजिए। पर्सनल अटैक हो गया, आप आम लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सवाल का जवाब लीजिए। अरे तो आप आम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनको कुछ पसंद आ रहा है वो बोल रहे हैं। सुनिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी सुनिए, मैंने बहुत आपको सुना, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मेरी बात सुनिए, खास लोग उपाध्याय जी बात सुनिए मेरी। अरे सुन लीजिए, आपकी पार्टी की टैक्टिक्स मुझे पता है क्या है, मुझे मालूम है। आप सुनिए उपाध्याय जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हिमाचल से लेके कर्नाटक तक देश दिया है। तो ये इस देश के लोग नहीं है क्या? एकदम देश के लोग हैं। तो फिर क्यों आपने आरोप लगा दिया कि प्रवक्ता बन रहे हैं? प्रवक्ता है ही भाई, ये प्रवक्ता है तो आम जनता किसी की तारीफ कर रही तो प्रवक्ता हो गई। ये सारे लोग क्या एक ही हाथ उठाने वाले हैं? नहीं, यहाँ तो एक सभी भी तरह अलग के नहीं लोग। है। अरे भाई तो इससे तो आपको सीख लेनी चाहिए ना। ये इनका आप सीख लीजिए इस बात से। ये नहीं सीखेंगे, अहंकारी हैं। कर्नाटक सिखा दिया लोगों पर उंगली मत उठाइए, लोग पलट के जवाब देने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। लोगों पर उंगली मत उठाइए, नहीं है, लोगों पर उंगली मत उठाइए। 10 मीडिया हाउस नहीं है, देश का मीडिया हाउस की बात नहीं है, ये आम लोग हैं, आम लोग हैं जिनको बुलाया गया है। और आप अगर आप
अगर आप सुनिए उपाध्याय जी, इस पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनिए, देश के गरीब लोगों में जाइए, हाँ ठीक है, देश के दलित आदिवासी में जाइए, हाँ ठीक है। दिखेगा। उपाध्याय जी लोग स्टूडियो में लोग क्या स्टूडियो, अरे वो आपको देख रहा है पूरा। आप चाहते हैं कांग्रेस, अरे सिर्फ प्रतिनिधि, आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वर्कर बुला के मैं डिबेट कराऊं? नहीं चाह रहा, नहीं होने वाला है, भाजपा का वर्कर नहीं होने वाला है। भाजपा का वर्कर खामखा में आप जवाब अगर आपके पास नहीं है, पर्सनल अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर, आप उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर चलने वाला नहीं है। जवाब दीजिए मुद्दों का। लोगों ने अगर कोई सवाल किया उसका जवाब दीजिए। सौरभ जी, मैं 2 वाक्य बोल सकता हूं। पार्टी साहब, 1 मिनट बड़ी इन्होंने गलत चीज की शुरुआत की है और आप जनता में भी उंगली उठाएंगे। अब पूरा व्यू प्रोजेक्टेड है, छोड़ दीजिए। आपने जो प्रोजेक्टेड है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? के लोग नहीं है, क्या है लोग? एक आपके स्टूडियो में अजर विचारधारा के आपने गरीब लोगों की बात की है, तो हम क्या इनका इंटरव्यू लेके बुलाते हैं? हम क्या इंटरव्यू लेके बुलाते हैं इनका? आप सुनिए ना, विचारधारा पहले पढ़ ले, क्या इनकी विचारधारा है, या ये पूछ के बुलाते हैं किसको वोट दिया था चुनाव में? फालतू बात मत कीजिए। जो उपाध्याय जी बोलिए मैडम। देश में आप गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात बताती हूँ मैं, मेरी काम वाली, जिसको मुझे मालूम नहीं कि वो कौन सी पार्टी का, वो वापस गांव जा रही है। हाईजैक मत कीजिए, सुनिए। देखिए, वापस गांव जा रहे हैं वो लोग शहर छोड़कर। क्यों? क्योंकि गांव में सब कुछ मिल रहा है उन्हें। गांव में वो सड़क मिल रही है, बिजली मिल रही है, काम मिल रहा है और घर के पास पानी मिल रहा है, पानी पीने का अलग मिल रहा है, बिजली मिल रही है, काम मिल रहा है। वहां पर उन्होंने बोला काम नहीं है, काम मिल रहा है, तभी तो जा रहे हैं। बोले हम गांव जाके रहेंगे, अब हमें वहीं पर काम मिल रहा है। और अरे बेरोजगार राहुल गांधी हो गया, बीच में बोले जा रहे हैं। स्कूल बहुत अच्छे, जनता की बात सुनिए। उपाध्याय जी लेकर, अरे जनता की बात सुनिए, बात सुन लीजिए। वन वे ट्रैक मत चलाइए। जब बारी आएगी आपकी तब आप दीजिए। आ गया कोरोना में जब फफोले लेके लोग जा रहे थे, ये अर्बन, ये हम लोगों ने देखा है। सर, आपने अभी बोला ना कि यूपी की पहली हालत बहुत पहले आपके राज में भी यूपी था, ठीक है, तब कैसा था? यहाँ पे सरेआम गोलियां चलती थी। मैं खुद दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ आपका क्या सिर्फ इस रीजन से, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी। और आप क्या करती हैं? सर, मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, मास मीडिया स्टूडेंट हूँ। हाँ, सुनिए आपकी फैमिली कहाँ से? सर एक मिनट, दिल्ली से आपकी दिल्ली से है, अब आप यूपी में आई, प्रॉब्लम हुई यूपी में? बाहर जा सकती हूँ सेफली, पुलिस आप की कितने साल की निगरानी हैं? रहती है हमारे आसपास। अरे मैं पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। एज क्या है इसका क्या? आपकी एज क्या है? सर, मैं 23 इयर्स की हूँ। और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में 40 साल से सर, जब भी थी, मैटर नहीं करता, मैं अब आई हूँ और अब बेटर है। अरे उपाध्याय जी, चिंता कीजिए कि 40 साल से क्यों नहीं आपकी सरकार? अरे पर बात कीजिए। गोलियां चलती हैं यहाँ पे और कहते हैं हार सरकार थी। सुनिए, इसको कहते हैं पार्टी साहब देश में 10 साल से हमारी सरकार थी। चलिए, जो हमने काम किया देश में, आर्थिक उत्थान किया, उसका 1% काम नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। ओके, देश में अच्छा, नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस पर आप लोग वोट दे रहे हैं। आज का अखबार, उपाध्याय जी को मैं आज का अखबार बता देता हूँ। आप महाराष्ट्र में आपके जो अलायंस पार्टनर है महाविकास आघाड़ी के, एनसीपी के अजीत पवार का आज का स्टेटमेंट है, कहेंगे तो सुना दूंगा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का एक करिश्मा है कि उनकी पार्टी आज इतनी सरकारों में है। पूरा आगे सुनिए। और उन्होंने कहा कि ये आज उस स्तर पर है जिस स्तर पर कभी इंदिरा जी और राजीव जी और नेहरू जी होते थे। ये स्टेटमेंट आपके अलायंस पार्टनर का है। वो करिश्मा कर्नाटक में नहीं चला, हाँ? हिमाचल में नहीं चला। ये अजीत पवार से पूछे, वो क्यों बोल रहे हैं? अजीत पवार को बोलिए ना, वो जाने वाले हैं इनके यहाँ, इसलिए तैयारी। अच्छा, ठीक है, बोलिए। वो थोड़ा ट्रैक से उतर गए हम। बहन जी ने जो सवाल उठाया था कि जातिवाद नहीं है इस सरकार में, मैं जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहता हूँ, इस सरकार में सबसे ज्यादा जातिवाद है। वैक्सीन लगाने में कभी जाति नहीं देखी जाती है बहन जी, जाति देखी जाती है डीएम बनाने में, एसएसपी बनाने में, कोतवाल बनाने में, डॉक्टर बनाने में, प्रोफेसर बनाने में। अभी पीछे मैं आंकड़े के साथ बताता हूं, उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियां हुई। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसर भर्ती हुए, उनमें 11 ठाकुर राजपूत, एक भूमिहार, एक ओबीसी, एक एससी। जबकि इन मुख्यमंत्री से पहले जब भर्ती होती थी तो ज्यादातर ब्राह्मण होते थे, तब क्योंकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे। सिपाही भर्ती समाजवादी पार्टी का क्या था पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। आंकड़े के साथ थोड़ा बहुत बीच में इतना वैसे ही बहुत मैं आंकड़े दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री आते हैं 68 प्रोफेसर भर्ती हुए, 41 ठाकुर, 17 ब्राह्मण, 3 वैश्य, 7 ओबीसी, जबकि 27% ओबीसी होना चाहिए संविधान के अनुसार। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 40 जो यूपी में 40 विश्वविद्यालय, एक भी विश्वविद्यालय में ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। यहां जातिवाद होता है। राज्य विश्वविद्यालयों में भी यही हालत है।
भाटी साहब जवाब ले लें आपके इस आरोप का। शांतनु जी, आप तो दावा करते हैं कि यूपी और सरकार दूसरी बहुत आप अच्छा बता काम दो, कर रही है, निष्पक्ष डीएम काम और कर रही है। एसएसपी में सौरभ जी, इसी बात का जवाब यूपी के डीएम और एसएसपी इस समय 40% एक ही जाति के हैं। बोलिए आप चेक कर शांतनु, लें। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए ये जातिवाद ये है। डेटा कहाँ से ला रहे हैं? हम लोग गौतम बुद्ध नगर में हैं और गौतम बुद्ध नगर को बांदा सालों से- यूनिवर्सिटी सर्च करो इस पे अभी। सुनिए, मुझे पता है, मैं रहा हूँ ललितपुर में, ऐसा- मैंने गए भी नहीं होंगे आप शायद बांदा कभी। नहीं, क्यों नहीं मैं गए? ललितपुर में रहा हूँ क्यों नहीं शायद। गए? सुनिए तो, क्या सुनिए तो। इतना घमंड कहाँ है मैंने? ललितपुर? कितनी दूर यूपी है का यहाँ कोई जिला नहीं बचा जिसमें मैं नहीं गया हूँ। लगता तो नहीं आपकी इतना बात होती घमंड है, है आप। आपके डेटा कहाँ से आते हैं? देखिए, सुनिए, अच्छा आपने बताइए, हम 3-4 गौतम बुद्ध नगर किताब में लिख हैं, दी हम होंगी। गौतम बुद्ध नगर में हैं। लेकिन ये चिल्ला के दूसरे नहीं को होगा इस तरह नहीं, इसे कहते हैं गुंडागर्दी। आप- देखिए, ये इसे कहते हैं गुंडागर्दी आप कर गुंडागर्दी। रहे हैं। देखिए देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये भाटी साहब। कैसे कह सकते हैं? अच्छा, इन्होंने ठीक है। पूछा मुझसे, शांतनु जी, चलिए कोई पर्सनल रिमार्क यार, इतना अहंकार ठीक नहीं है। देखिए, इन्होंने गौतम बुद्ध इन्होंने गौतम दूसरा बुद्ध डेटा को दिया है। कम करके नहीं आंकड़ा अगर वो चाहिए। गलत है तो आप साबित कीजिए। सही साहब दीजिए आप डाटा। बोलना उसके आप बोलना पड़ेगा। बताइए, बोलिए, बोलिए। बांदा एग्रीकल्चर भाटी साहब, यूनिवर्सिटी में जवाब। कितनी भर्ती हुई है भाटी साहब, बताइए जवाब। आप। पानी 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 पानी। आप भी लीजिए लीजिए लीजिए। नहीं, आपके लिए, आपके, मैं तो शांत हूँ बाबा। वोट तो मैं आपके सूख रहे हैं। अच्छा चलिए शांतनु बताइए। देखिए, तर्क गौतम रखो, बुद्ध जैसा मैंने नगर, डाटा गौतम बुद्ध रखा है, ऐसा रखो आप। नगर, गौतम बुद्ध नगर सबसे एक तरह से क्रीम पोस्टिंग कही जाती है, सबको पता मालूम है, सबसे सबसे अमीर जिला है, टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ के डीएम का नाम क्या है? मनीष वर्मा जी। ठाकुर है वो? ठाकुर है वो? नहीं है। यहाँ के सीईओ का नाम क्या है? ऋतु माहेश्वरी। ठाकुर है वो? ऐसे हजारों नाम देख लीजिए आप। डीजीपी कौन है, होम सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, कोई नहीं है। ये क्या करते हैं, ऐसा ना डेटा देखते हैं, अच्छा चार ठाकुर, चलो 4 ठाकुर हो गए यहाँ पे, वो 5 ठाकुर हुए, वो 5 ठाकुर हो गए यहाँ पे। देखिए, डेटा को सेलेक्टिव चूज करके आप बताएंगे, यहाँ पे आप थोड़ी भी ताली बटोर लेंगे, शायद आपकी पार्टी में आपके नंबर बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश करी कि 5 साल से 6 साल से योगी आदित्यनाथ पे, क्योंकि उनका जो सन्यास के पहले का नाम था अजय सिंह बिष्ट था, क्योंकि वो ठाकुर परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन भारत में कहा जाता है, भारत की मूल संस्कृति, जो शायद सभा को ना पता हो, जात न पूछो साधु की। साधु जब बन जाता है तो अपना खुद का पिंडदान कर देता है। वो अपने कागजों में अपने गुरु का नाम अपने पिता के नाम में लिखते हैं। आनंद सिंह बिष्ट उनके जो मूल पता है, जो उनके बायोलॉजिकल पता है, उनका नाम नहीं लिखते हैं। जो व्यक्ति अपना खुद का पिंडदान कर चुका है, उसको ये ठाकुर से अटैच करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे थोड़ा सा डेटा इधर से, थोड़ा सा डेटा इधर से लेके जहां पे दिखता है स्वतः भर्ती होती है, उसमें सिलेक्शन में हो गए 4-5 ठाकुर आ गए, तो कहेंगे देखो 4 ठाकुर यहाँ पे हो गए। ये नहीं बताएंगे गौतम बुद्ध नगर जो सबसे क्रीम जिला है, गाजियाबाद का जो क्रीम जिला है, उसका एसपी कोई ठाकुर नहीं है। लेकिन ये ऐसा सौरभ जी जवाब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। आधी मिनट का जवाब ले लो, केवल आधी मिनट, जो बहुत शॉर्ट में। देखिए गुप्ता जी, आपने कहा यहीं इसी मैं तो तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, मैं मनीष कोई वर्मा हवाई बात ठाकुर कर ही हैं, नहीं रहा। ऋतु ये माहेश्वरी तो ठाकुर अपना हैं, परसेप्शन परोस रहे हैं। मनीष वर्मा ठाकुर हैं, इसी जिला ऋतु गौतम माहेश्वरी बुद्ध ठाकुर नगर हैं। में दादरी जी, देखिए। थाने की एक महिला दरोगा ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को बाकायदा, अभी पिछले सप्ताह, कहो तो उसकी कॉपी भी मंगा दूंगा। उसने लिखा कि जो कमिश्नर हैं उनकी स्टेनो हर थाने से 5,000 रुपए मांगती है, हर चौकी से 3,000 रुपए मांगती है, और एक ही जाति के लोगों को अच्छी पोस्टिंग दी गई है। अच्छा ठीक है, उसने लिखा, मैंने नहीं लिखा। किसी का सवाल, अच्छा भाजपा से भी कोई सवाल पूछना चाहता है? सारे सवाल विपक्ष से ही है। बीजेपी से सवाल है आपका, पूछिए। मेरा बीजेपी से सवाल ये है कि अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन किया था, तो आपको कितना लगता है कि मतलब अभी जो हमारा आने वाला इलेक्शन कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आपने फुल टॉस दे दिया उनको। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचाए और जनता में अपना विश्वास अर्जन करने का कोशिश करे। तो राहुल गांधी उससे जुदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, तो राहुल गांधी को अधिकार है कि वो अपनी यात्रा निकाले, लोगों को जोड़े। हमें उससे समस्या नहीं है, लेकिन हमें तब समस्या होती है जब राहुल गांधी की यात्रा के दौरान केरल से लेके कर्नाटक से लेके जम्मू कश्मीर तक वो एक पर्टिकुलर तबके को टारगेट करते हैं। जब राहुल गांधी कश्मीर में कहते हैं कि धारा 370 हम कांग्रेस सरकार में आएगी तो हम धारा 370 को वापस बहाल करेंगे, हमें उससे दिक्कत है, देश को उससे दिक्कत है। हमें तब दिक्कत है जब केरल में एक पादरी कहता है कि इस भारत की गंदी धरती पे मैं पैर नहीं रखना चाहता हूं, और राहुल गांधी मुस्कुराते रहते हैं। हमें तब दिक्कत है जब कर्नाटक में मुस्लिम धर्मगुरु लोग मजाक उड़ाते हैं हिंदुत्व का, इनके अध्यक्ष, कर्नाटक के अध्यक्ष हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, हमें तब दिक्कत है। आप राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? हमें तब दिक्कत होती है राहुल गांधी से जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि मुसलमानों पे इस देश में अत्याचार हो रहा है, उसी तरह से जिस तरह से दलितों पे अत्याचार होता था 80 के दशक में। 80 के दशक में तो कांग्रेस की सरकार थी। ये विभाजनकारी सोच लेके अगर आप आगे बढ़िएगा तो आप देश का भला नहीं कर सकते। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि राहुल गांधी पप्पू है या इतना सब स्कीम बना करके आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप आपने उनको इतना क्रेडिट भी देते हैं, अभी आपने कहते हैं पप्पू है। अरे भैया, अभी आपने बताया कि हमने सुबह में एक फोटो जारी की है कि विदेशी एजेंट की तरह कैसे काम करते हैं। मैं उसको बताता हूं कैसे काम करते हैं। आपके इंडिया टीवी को कल को चाइनीज गवर्नमेंट अगर फंड करे तो आपके इंडिया टीवी को लोग क्या कहेंगे? यू आर फंडेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट।
यू आर नॉट एन इंडियन नेशनल। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खुलेआम चंदा मिला, प्रॉक्सी ऑफ चाइनीज। भैया कांग्रेस पार्टी को खुलेआम चंदा लिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जवाब दे दीजिए इसका। और उसके बाद पीएलए के साथ इन्होंने टाई अप किया, उसकी फोटोज हैं कि ये बैठ के पीएलए के साथ टाई अप कर रहे हैं। अब एक मिनट, गलवान जब हो रहा था चाउमीन कौन खा रहा था इंडियन एम्बेसडर के साथ? अजय जी प्लीज। तो इसलिए एजेंट तो है ही, पूरी कांग्रेस एजेंट है। आवाज बंद गई इनकी। नहीं, आप पानी पी लीजिए, जवाब आना चाहिए इस बात पे। आवाज रुक गई तो कहां से जवाब निकलेगा? चला दिया ज्यादा। ये देखिए आवाज नहीं निकलेगी। बोलिए। देखिए आरोप गंभीर है, पहुंच गए, गले तक पहुंच गए आरोप। गले तक आरोप है, जैसे कहते हैं ना यहाँ तक भरे। चलिए अच्छा ठीक है, बहुत बहुत तालियों के साथ हमारे मेहमानों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप लोग आए इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी हमने उत्तर प्रदेश की बात की है, अब एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे जब ब्रेक के बाद लौटेंगे। देश में इस वक्त क्या फिजा बन रही है, जैसे एक हमारे साथ मौजूद ऑडियंस में एक शख्स ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी की यात्रा का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही ये जो विपक्षी एकता को लेकर बैठक हो रही है, जो कोशिशें हो रही हैं, इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, या नरेंद्र मोदी के नाम पर जब वोट मांगने के लिए पार्टी जाएगी तो वही काफी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।